हेलो भाई, नमस्कार, जय हिंद। तो स्वागत है आप सभी लोगों का फिर से एक बार। तो कल के लेक्चर में हमने देखा था पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल, मतलब दो चर में रैखिक समीकरण का युग्म। ठीक है। तो देखो मैंने कल क्या क्या पढ़ा दिया। ये जो वेलकम मैंने किया था। ठीक है, चैप्टर का नाम है। फिर हमने सीखा था कि वेरिएबल क्या होते हैं, कांस्टेंट क्या होते हैं। फिर हमने सीखा कि लीनियर इक्वेशन अर्थात रैखिक समीकरण का मतलब क्या होता है, समीकरण का मतलब क्या होता है। ठीक है। फिर हमने समझा लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल क्या होता है, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल अर्थात एक चर में रैखिक समीकरण, दो चर में रैखिक समीकरण, ये सब क्या होते हैं। फिर मैंने जब हमको यहाँ पढ़ना था लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, तो लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल हमको पढ़ना था, तो उसका हमने जनरल फॉर्म देखा कि उसको हम जनरली कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी से। ठीक है। और हमने ये भी बताया था कि जो ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी है यह क्या रिप्रेजेंट करता है, यह एक लाइन को दर्शाता है। लाइन मतलब यह एक रेखा को दर्शाता है। ठीक है। हाँ, जिसको हम कोऑर्डिनेट एक्सिस पर खींच सकते हैं। तो जब ऐसे दो हो जाएंगे, ऐसे दो इक्वेशन हो जाएंगे सेम वेरिएबल में, मतलब एक्स वाई वेरिएबल सेम होना चाहिए, तो उसे बोलते हैं पेयर में, अर्थात पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। ठीक है। उसका हमने जनरल फॉर्म यहाँ पर देखा था। और मैंने आपको ये भी बताया था कि जो ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर जीरो अर्थात लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल कोई ऐसा समीकरण है, तो उसके कितने सोल्यूशन होते हैं भाई, इनफाइनाइट सोल्यूशन होते हैं, कितने अनंत अनंत हल होते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने बताया था कि जो लाइन जिस लाइन को दर्शा रहा है उस लाइन पर स्थित बिंदु ही अर्थात स्थित पॉइंट उसके सोल्यूशन है। या इसकी उल्टी, या इससे उल्टा बात करो कि अगर कोई समीकरण है उसका हल है जो, ठीक है, वो उस लाइन पर स्थित होगा, है ना। अगर समीकरण है तो उसका हल किस पर स्थित होगा, इसके लाइन पर। और उसकी जो उल्टी बात है यह भी सत्य है कि अगर कोई लाइन है और उस पर जो पॉइंट स्थित है वो उस समीकरण के क्या होंगे, हल होंगे, मतलब सोल्यूशन होंगे। इस जो हमारी दर्शा रही है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी, इसके मैंने एग्जाम्पल आपको दर्शाए थे, है ना। जैसे अ, जो इसको सेटिस्फाई करता है, इस समीकरण को संतुष्ट करता है, एक्स और वाई की वैल्यू रखने पर वही उसका क्या हो जाता है, हल हो जाता है। और हमको इस किस प्रकार लिखते हैं इसको, एक्स कामा वाई के रूप में, एक्स कामा वाई के रूप में लिखते हैं इसको सोल्यूशन। अगर ए लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल है इनफाइनाइट सोल्यूशन, ये तो मैंने आपको बता ही दिया। तो ये थोड़ा बेसिक था, मैंने थोड़ा थोड़ा सा पीछे रिवाइज कर दूं। और कोई समीकरण तब संतुष्ट होता है या तब हमारा सही होता है जब उसका कोई वैल्यू रखने पर एल एच एस बराबर क्या आ जाए, आर एच एस। ठीक है। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। और फिर आगे हमने देखा एल एच एस मतलब तो समझ आ रहा होगा ना, एल एच एस मतलब कि राइट हैंड साइड, अरे लेफ्ट हैंड साइड भाई। और आर एच एस मतलब राइट हैंड साइड। ठीक है। तो इतनी बात है आपको पता होना चाहिए। अब क्या करते हैं, अब आगे हमने देखा था कि अगर कोई, देखो मैंने आगे आपको बताया था कि कोई अगर लाइन है ऐसे, तो उसका जो ये समीकरण है ए एक्स प्लस बी प्लस सी, वो क्या रिप्रेजेंट करता है, लाइन को। तो लाइन पर स्थित पॉइंट है उसके क्या होंगे, सोल्यूशन होंगे। आगे मैंने ये भी बताया था कि ये तो मैंने लिख दिया यहाँ पे, जो बताया कि जो पॉइंट होते हैं लाइन पर, जो पॉइंट होता है उसका क्या होता है, सोल्यूशन होता है। सोल्यूशन को हम एक्स कामा वाई के रूप में देखते हैं, कोऑर्डिनेट्स एक्सिस। दैट्स ओके। आगे हम क्या देखते हैं कि अगर कोई पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल, मतलब दो, जो दो लाइंस हो, जैसे दो इक्वेशन ऐसे लिख दे, तो जब एक इक्वेशन एक लाइन को दर्शाता है, तो ऐसे दो इक्वेशन हम लिख दे, इसका मतलब क्या है, ये दो लाइंस को दर्शाएगा। ठीक है ना। तो इसी को बोलते हैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। उसका जनरल फॉर्म मैंने क्या लिखा था, ए वन एक्स प्लस बी वन वाई प्लस सी वन बराबर जीरो, ए टू एक्स प्लस बी टू वाई प्लस सी टू बराबर जीरो। ये दोनों को मिलाकर, मतलब ये पहले वाला जो समीकरण, इसको और इसको दोनों को मिलाकर हम साथ में बोलते हैं दो चर में रैखिक समीकरण का युग्म, या दो चर में रैखिक समीकरण का जोड़ा। अंग्रेजी में बोलते हैं अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल। ठीक है भाई लोग, इतना तो समझ में आ गया होगा। और मैंने कंडीशन यहाँ पे लिख दी है कि भाई ए वन इक्वल टू नॉट इक्वल जीरो, बी वन इक्वल टू नॉट इक्वल टू जीरो। और या तो इसको साथ में लिख दो, तो ए वन स्क्वायर प्लस बी वन स्क्वायर नॉट इक्वल टू जीरो। इसी प्रकार से हम दूसरे वाले के लिए भी, है ना।
यहाँ पर मैंने एग्जाम्पल भी दिए थे कि कैसे इस फॉर्म में दिया है तो आपको कैसे इसको स्टैंडर्ड अर्थात जनरल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। और हाँ, मैं यहाँ पे बता रहा था कि जो दो समीकरण होते हैं, क्या दो इक्वेशंस होते हैं ना, जो दो इक्वेशंस है वो क्या रिप्रेजेंट करते हैं, दो लाइंस को रिप्रेजेंट करते हैं ना, ठीक है ना। तो दो लाइंस को रिप्रेजेंट करते हैं, तो इसका क्या मतलब होता है, दो लाइंस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो मैंने बताया था आपको कल। मैंने क्या बताया था भाई, मैंने बताया था कि दो लाइंस जो हैं वो 2D प्लेन में, जो हमारा दो इक्वेशन है यानी अर्थात पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन जो है वो दो लाइंस को रिप्रेजेंट करते हैं। तो अगर मैं दो लाइंस अगर किसी प्लेन में है तो क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है, ठीक है। अगर दो लाइंस मतलब किसी प्लेन में है तो कैसे वो दिख सकती हैं। और कल मैंने यहाँ पर बता दिया कि यहाँ पर जो दो लाइंस को दर्शा रहा है, तो जहां पर वो कट करेंगी, या मान लो दो लाइंस यहाँ पे कट कर दी, तो इस पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट्स एक्सिस होगा, मतलब एक्स का वाई का मान, वही उस दोनों जो सलू क्या बोलते हैं, जो इक्वेशन है उसका क्या होगा, सोल्यूशन होगा, जहां पर कट करेगी। अगर कट नहीं कर रही है तो मतलब एक भी सोल्यूशन नहीं है। अगर एक लाइन दूसरे के ऊपर इस तरह सटी हुई है, ठीक है, मैं उसको बोलते हैं कोइंसिडेंट, हिंदी में बोलते हैं संपाती, तो क्या हो जाएगा, तो मतलब कि उसकी इनफाइनाइट सोल्यूशन है। क्यों, क्योंकि भाई देखो यहाँ पर हर जगह कट कर रही है। कट करने का मतलब कि उसको एक दूसरे पर क्या है, स्थित है। जैसे अगर इस पॉइंट को लो तो ये पॉइंट इस लाइन पर भी है और दूसरी लाइन पर भी है, तो इसका मतलब ये है ना कि दोनों लाइन पर वो पॉइंट स्थित है, तो मतलब ये क्या हुआ, सोल्यूशन हुआ। इसी प्रकार या पॉइंट ऐसे कितने पॉइंट्स हो जाएंगे, इनफाइनाइट हो जाएंगे, ठीक है ना। तो मैं कल यही बता रहा था कि अगर जो दो लाइंस है तो कितनी पॉसिबिलिटी होती है। पहली पॉसिबिलिटी होती है कि दो लाइन कट कर दे, या तो हो सकता है दोनों पैरेलल चला जाए मतलब समांतर रेखाएं हैं, या तो एक दूसरे के ऊपर वो सटी हो, मतलब कोइंसिडेंट उसे कहते हैं। तो तीन पॉसिबिलिटी होती है। तो यहाँ पर मैं लिख दूं, यदि इफ टू लाइंस इफ टू लाइंस समझ में आ रहा है, दो लाइंस हम किसको दर्शा रहे हैं ना, इफ टू लाइंस आर गिवन इन अ प्लेन, तो ओनली one of the following थ्री पॉसिबिलिटीज, मतलब अभी समझा रहा हूँ देखो, अभी तुमको समझाता हूँ, थ्री पॉसिबिलिटीज कैन हैपन। मतलब बोल रहा है कि अगर किसी प्लेन में दो लाइंस दी गई है तो किसी तीन पॉसिबिलिटी यानी तीन संभावनाओं में से कि कोई एक संभावना हो सकती है, ठीक है। अगर दो लाइंस दी गई है तो क्या हो सकता है, तीन संभावना बनेगी टोटल, ठीक है, उनमें से कोई एक होगा। जैसे तुमको बता दूं, अगर दो लाइंस, अभी मैंने पीछे भी बताया फिर यहाँ पर बता दे रहा हूँ, जैसे दो लाइंस हैं तो हो सकता है मैं एक लाइन से ऐसे खींच दूं ए बी, ठीक है, और एक लाइन से ऐसे खींच दूं, तो दो लाइंस आपस में क्या कर गई, कट कर गई, मतलब प्रतिच्छेदी रेखाएं हिंदी में बोलते हैं। तो यहाँ पर ये दोनों लाइन क्या कर गई, कट कर गई। इसको मैं नाम लेता हूँ ओ, ठीक है। तो यहाँ पर एक कट कर गई, पहली पॉसिबिलिटी क्या बनी, दूसरी क्या बनी, हो सकता है दोनों का इकट्ठ ही ना करे, ये ऐसे पैरेलल इसके चली जाए, और ये मतलब दोनों आपस में पैरेलल है, ठीक है। ये पैरेलल मतलब क्या, समांतर है। अब देखो ये आपस में एक कट कर रही है, नहीं कट कर रही है, पी क्यू। तीसरी पॉसिबिलिटी क्या हुई, पहली संभावना यह कि दोनों आपस में कहीं कट कर गए, दूसरी क्या है कि ये दोनों समांतर है, ठीक है, मतलब एकदम कहीं भी कट नहीं करेंगे, सीधी चलती जाएंगी जहां तक खींचोगे, लेकिन कहीं आपस में जाकर मिलेंगी नहीं। और तीसरी पॉसिबिलिटी जो है कि तुमने ऐसे एक लाइन बनाया और जो दूसरी लाइन है जस्ट इसी के ऊपर हुआ है, समझ रहे हो ना, मतलब इस लाइन का नाम मैंने ए बी दे दिया, जो दूसरी लाइन में यहाँ बना रहा हूँ देखो, उसको दूसरे कलर से रख देता हूँ, यहाँ पर उसका मैं नाम ऐसे डाल दिया पी क्यू, जो दूसरी लाइन है, ठीक है, ये समझो कोई पी क्यू, मतलब ये अभी लाइन उसके लाइन के ऊपर है जस्ट, ठीक है, समझ रही बात ना। तो ये दोनों लाइन आपस में क्या है, सटी है, बिल्कुल गुथी हुई, समझ रहे हो, गुथी हुई ना। तो जो पहली कंडीशन है
कि जब दो लाइंस आपस में जहां जहां कट करेंगी उसी को हम क्या बोलते हैं बताओ, इस कंडीशन को क्या बोलते हैं? कि यहाँ पर एक सोल्यूशन यहाँ पे है, जो हमने दो इक्वेशंस माने थे पेयर में, तो वो दो लाइंस को दर्शाते हैं, और जहां पर कट करेंगे उसी कोऑर्डिनेट एक्सिस अर्थात उसका कोऑर्डिनेट्स, वही क्या होगा, हमारा सोल्यूशन होगा। समझ में आ रही है? तो इस केस में पहले वाले हालात में कितने सोल्यूशन है उन दोनों इक्वेशंस के? तो आप बोलोगे एक सोल्यूशन है, और वो भी क्या, यूनिक सोल्यूशन है, केवल एक ही है। इस केस में देखो, इस केस में कोई सोल्यूशन नहीं है भाई, कहीं कट नहीं कर रही तो कोई सोल्यूशन नहीं। इस केस में देखो, अगर दो लाइंस को हम देखें तो कहाँ कहाँ कट कर रही है? पहली लाइन जो दूसरी लाइन के जस्ट ऊपर है, तो मतलब यहाँ पर भी दूसरी लाइन कट कर गई है नहीं? कट मतलब उससे टच करनी चाहिए, टच करनी चाहिए, ठीक है ना? तो यहाँ पर टच कर गई, कट करने का मतलब कि उसको काट के निकल जाए। तो यहाँ पर भी देखो, इसको काटी, फिर आगे भी काटी, मतलब आगे भी उसको टच करती करती चली जा रही है। तो मतलब दोनों आपस में कितनी बार टच कर रही है भाई? इनफाइनाइट बार टच कर रही है। मतलब इस इस केस में दोनों इक्वेशंस के जो वेरिएबल्स हैं, वो कितने सॉल्यूशन होंगे उनके? इनफाइनाइट होंगे, अनंत होंगे, हम गिन नहीं पाएंगे कितने होंगे। आई बात समझ में ना? तो इसको लिख दें। इसको इसको क्या बोलते हैं, जो दो रेखा, इसको बोलते हैं इंटरसेक्टिंग लाइन। क्या बोलते हैं? इंटरसेक्टिंग लाइंस, ठीक है। और इसको क्या बोलते हैं? इसको मैं पहला केस दे देता हूँ, पहला, ठीक है, ये दूसरा, ये तीसरा। देखो इसको क्या बोलते हैं? इंटरसेक्टिंग लाइंस। और इसको क्या बोलेंगे? इसको बोलते हैं पैरेलल लाइंस। हिंदी में भी लिख दे, हिंदी में इसको बोलते हैं प्रतिच्छेदी रेखाएं। और कोई लिखना चाहे तो लिख लो यार, प्रतिच्छेदी रेखाएं, ठीक है। थोड़ा स्पेस ले रहा है इसलिए मैं नहीं लिख रहा हूँ। इस केस में क्या बोलते हैं इसको? आप, मैं ऐसे डिब्बा बना दे रहा हूँ भाई, ठीक है, अलग अलग। इसको बोलते हैं प्रतिच्छेदी रेखाएं, इसको बोलते हैं समांतर रेखाएं, पैरेलल लाइंस। पैरे पैरेलल लाइंस। और इसको क्या बोलते हैं? को इंसिडेंट लाइन, को इंसिडेंट लाइंस, ठीक है ना? कोई दिक्कत यहाँ तक? कोइंसिडेंट है मतलब बोलते हैं समपाती रेखाएं, समपाती। इसको क्या बोलते हैं? समांतर रेखाएं। इसको बोलते हैं प्रतिच्छेदी रेखाएं, ठीक है। लो भाई, तुम्हारे लिए, हिंदी वालों के लिए मैं लिख दिया। और कोई हिंदी वाला बच्चा मेरा, तो इस प्रकार इसको ऐसे बोलते हैं समांतर, संपाती, संपाती मतलब कोइंसिडेंट। ठीक है, समझ में आ गया ना? तो इस केस में क्या होता है कि कितना सोल्यूशन होता है दो इक्वेशंस के? सोल्यूशन मतलब कहाँ कहाँ कट कर रही है, तो एक ही जगह कट कर रही है, तो मतलब कितना सोल्यूशन? तो आप ऐसे बोल सकते हैं यूनिक सोल्यूशन। यूनिक मतलब कि केवल एक। यूनिक उसे कहते हैं जो कोई केवल एक हो, ठीक ना? तो यूनिक सोल्यूशन, यूनिक सोल्यूशन मतलब केवल एक ही सोल्यूशन है। या तो ऐसे भी बोल सकते हो कि एग्जैक्टली वन सोल्यूशन, मतलब केवल एक मात्र एक ही हल है। तो क्या बोलोगे इसका? हिंदी में से बोलते हैं अद्वितीय हल। क्या बोलते हैं? अद्वितीय हल। मतलब एकमात्र केवल हल है, इस दोनों समीकरण को हल करने पर हमारा वेरिएबल के जो वैल्यू आएंगी केवल एक ही रहेंगी। और इस केस में कहीं कट कर रहे हैं? तो भाई कोई कट नहीं कर रहा है, तो इस केस में इसको क्या बोलेंगे? नो सोल्यूशन। मतलब जो दोनों इक्वेशन उनके क्या, कोई सोल्यूशन नहीं आएंगे, नो सोल्यूशन। नो सोल्यूशन समझ रहे हो ना? कोई हल नहीं, कोई हल नहीं। और इस केस में भाई तो इनफाइनाइट हल। इस केस में क्या बोलते हैं? इनफाइनाइट सोल्यूशन, ठीक है ना? इनफाइनाइट सोल्यूशन मतलब अनंत हल भाई, ठीक है ना? ऐसे समझो कि दोनों लाइनें एक हो गई हैं बिल्कुल मिलकर। जैसे होता है ना भाई, कोई दो चीज मिलकर एक हो जाता है, वैसी बात हो रही है। तुम ज्यादा मत सोचना, ठीक है, कि कहाँ पर बात चली जाएगी। तो मतलब कोई दो चीज मिलकर एक हो जाना, एक के ऊपर बिल्कुल एक ऐसे सिमट जाना कि मतलब एक हो रहा है, ठीक है। अब यार ठीक है, मुझे पता है तुम समझ गए हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो अनंत हल इसको बोलते हैं। अब एक चीज ये है कि देखो, जब यहाँ पर कोई भी
जब दो इक्वेशंस जो जो लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल है, दो चर में रैखिक समीकरण, जब उनका कोई हल होगा, कोई हल होगा, कोई हल होगा का क्या मतलब है? कोई हल होगा कि मतलब उनका कोई ना कोई सोल्यूशन होगा, एक हो या एक से ज्यादा हो, मतलब सोल्यूशन उसका होना चाहिए। तो उस केस में बोलते हैं कि वो हमारा जो दोनों लीनियर इक्वेशंस हैं, ठीक है, वो संगत है। क्या है? संगत। अंग्रेजी में बोलते हैं कंसिस्टेंट। क्या बोलते हैं अंग्रेजी में? अंग्रेजी में बोलते हैं कि वो क्या है? संगत है। तो इसको भी याद रखना। पहले लिख देता हूँ कंसिस्टेंट। तो इस केस में सोल्यूशन है कि नहीं? एक सोल्यूशन है। तो भाई बस सोल्यूशन होना चाहिए। तो मतलब वो क्या है? संगत है। दोनों समीकरण क्या है? संगत है। ऐसे याद कर लो, संगत। देखो अभी याद रखो, जितना समझा बस उतना ही करते चलो। दूसरा क्या? इस केस में कोई सोल्यूशन है ये बताओ। इसमें इस केस में कोई सोल्यूशन नहीं है। तो क्या कंसिस्टेंट होगा ये दोनों समीकरण? मतलब ये तो समीकरण ये भाई ना, दो इक्वेशंस ही हैं। तो ये क्या इक्वेशंस क्या कभी संगत होंगे? मतलब दो लाइंस को दर्शा रहे हैं तो कभी संगत होंगे? नहीं होंगे। क्योंकि कंसिस्टेंट होने के लिए दोनों को क्या होना पड़ेगा? कोई ना कोई हल होना चाहिए, कोई ना कोई सोल्यूशन होना चाहिए सॉल्व करने पर। तो यहाँ पर कोई सोल्यूशन नहीं है, तो इसको बोलते हैं इनकंसिस्टेंट। क्या बोलते हैं बाबू? इनकंसिस्टेंट। और हिंदी में आपको पता ही चल गया, असंगत। क्या बोलते हैं? असंगत। अगला क्या है? अगला हमारा है कि इस केस में भाई तो अनंत सोल्यूशन, इनफाइनाइट है। तो कंसिस्टेंट होने के लिए हम लोग सोल्यूशन होना चाहिए। तो यह क्या होगा? इनकंसिस्टेंट या कंसिस्टेंट? तो आप बोलोगे भैया कंसिस्टेंट होगा क्योंकि सोल्यूशन तो है ना। तो इसे बोलेंगे कंसिस्टेंट। ठीक है ना? कंसिस्टेंट मतलब संगत। तो यहाँ पर समझ जाना। और एक चीज और देखो, इसको एक और नाम देते हैं। जब लाइन से दूसरे को परपेंडिकुलर, मतलब क्या बोलते हैं, इसके कोइंसिडेंट हो ना। तो इस केस में जो हमारा दो इक्वेशंस होते हैं, एक तो कंसिस्टेंट बोलते हैं इनको। जो हमारे दो समीकरण है, दो इक्वेशन से दो लाइंस को, इनको कंसिस्टेंट तो बोलते हैं, संगत तो बोलते हैं। लेकिन एक चीज और इसको बोलते हैं, इसको बोलते हैं डिपेंडेंट। क्या बोलते हैं? जब कभी डिपेंडेंट आ जाए उसका मतलब क्या होगा? कि ये दोनों इक्वेशंस डिपेंडेंट है। तो इसका मतलब कि उनके क्या है? इनफाइनाइट हल्स है। अगर उसको लाइंस के टर्म में देखो तो लाइंस आपस में क्या है? कोइंसिडेंट है। तो ये बात याद रखना। ठीक है ना? इसका आगे मैं आपको दिखाऊंगा, जहां जहां बस यूज होगा इसका, है ना। लेकिन यहाँ तक इतना चीजें मैंने आपको समझा दिया, ये आप दिमाग में रखो। ठीक है भाई ना? कोई दिक्कत यहाँ तक? और कोई दिक्कत यहाँ तक आई हो तो आप बता सकते हो। देखो एक सवाल यहाँ पे मैं बताता हूँ, एक सवाल लेकर, ठीक है। एक सवाल में लिया है, एनसीईआरटी का ही सवाल है शायद। क्या है? देखो, क्वेश्चन वन दिया है, वाई बराबर 1/2x। देखो यार, जो एनसीईआरटी में पहला एग्जांपल दिया है ना, वाई बराबर 1/2x, पहला समीकरण, क्योंकि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन के लिए कितना चाहिए? दो चाहिए ना। तो पहला y/2x हो गया, और कामा। दूसरा क्या है? 3x प्लस 4y बराबर 20। ये दो है, मतलब कि ये पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है टू वेरिएबल में। तो अब तुमको इसको ग्राफ पे दर्शाना है। क्या चीज? ग्राफ पे। या तो इसको बोल दो ग्राफिकली, इसको तुमको शो करना है कि ये कैसे दिखेंगे। तो अ, जो हमारा एनसीईआरटी का शुरू में जब पहले इसको खोलोगे, तो ये जो कि लड़की है जो मेला देखने जाती है, तो वहां पर वो उपला खेलती है। उपला समझते हो ना, जो खेला होता है जिसमें वो जो मेला में हम जाते हैं तो ऐसे एक छल्ला मिलता है हमें, रिंग जैसा। उसको हम फेंकते हैं किसी सामान में, तो वो सामान जब उसके अंदर पूरा पड़ जाती है, उस रिंग के अंदर आ जाती है सामान, तो वो हमारा हो जाता है ना। तो वो उपला खेलती है, फिर झूला झूलती है। तो उसी को लेकर ये पूरा समीकरण बनाया गया है। तो मैंने जस्ट वही एग्जाम्पल ले लिया है ना। तो आपको बताना है कि ये कैसे दिखेगा ग्राफ पर। ठीक है, इसको ग्राफ पर कैसे दर्शाएंगे? तो देखो यार, बात यह है कि अब ग्राफ तो यहाँ में हमारे पास है नहीं। तो मैं एक बस, मतलब एक मोटा एक आइडिया लेकर चलेंगे, है ना, कि ग्राफ इसको कैसे बनाएंगे।
तो हम ग्राफ खींच लेते हैं यहाँ पर। अब मत सोचना कि बिल्कुल एक्यूरेट हम खींचेंगे, क्योंकि एक्यूरेट तो यार ग्राफ ही हमको चाहिए एक्यूरेट खींचने के लिए। तो मैं जस्ट ऐसे क्या कर रहा हूँ, एक आइडिया आपको दे रहा हूँ, आप ग्राफ ऐसे बनाओगे तो कैसा होगा, ठीक है ना। आइडिया ले लो। यार लाइन सीधी क्यों नहीं बन रही है बताओ, मेरी लाइन सीधी नहीं बनती यार। सीधे बन जा बहन, सीधे बन जा। सीधे बन गई भाई, सीधे तो लग रही ना। दूसरा देखो, दूसरी लाइन कैसे खींचते हैं, ऐसे खींचते हैं ना। तो हमारा क्या है, कोऑर्डिनेट्स है, इसको हम मतलब 2D कोऑर्डिनेट्स है। और जो ऊपर होता है हमारा क्या है, वाई एक्सिस। नीचे क्या है, वाई डैश, वाई डैश मतलब नेगेटिव में, ऊपर क्या होता है प्लस में, नीचे माइनस में। इसी प्रकार इधर एक्स एक्सिस, इधर क्या, एक्स डैश, ठीक है ना। इधर ये बीच में क्या होता है, जीरो, जीरो कमा जीरो यानी ओरिजिन। ये तो पता होगा सभी को, नाइन्थ में आपने पढ़ा होगा अच्छे से। तो हम दर्शाते हैं कि इसको कैसे दर्शाएंगे। हमको तो पता है कि दोनों, दो इक्वेशंस है तो दो लाइंस को दर्शाएंगे, लेकिन हमको पता है कैसे दर्शाएंगे, कैसे इसको हम दिखाएंगे। तो पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं, सोल्यूशन यहाँ पे लिख लेते हैं। ये हमारा भिन्न में दिख रहा है, मतलब कैसा दिख रहा है, कैसा दिख रहा है भाई, बताओ कैसा दिख रहा है। ये हमारा भिन्न में तो अच्छा नहीं लग रहा है, इसे थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं ना। सॉल्व करना तुम्हें पता होगा कि y बराबर 1/2x, या ऐसे भी लिख सकते हो x/2, कोई दिक्कत नहीं। ये दो उधर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, 2y बराबर x। यहाँ से फिर ऐसे करोगे तो 2y माइनस एक्स बराबर जीरो। या तो इसको माइनस कॉमन ले लो, मतलब स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लो, थोड़ा अच्छा लगे कि एक्स पहले दिखे। तो माइनस कॉमन ले लोगे तो क्या हो जाएगा, एक्स माइनस 2y बराबर जीरो। ये समझ में आया कि नहीं। मैंने क्या किया, यहाँ से दो उधर ले गया तो 2y बराबर एक्स, ये तो तुमको पता होगा। फिर यहाँ से मैंने एक्स को इधर ला दिया तो 2y माइनस एक्स बराबर जीरो हुआ। या तो तुम डायरेक्ट कर सकते हो कि 2y को उधर लेकर चले जाओ तो x माइनस 2y, इधर क्या बचेगा, जीरो बचाएगा। तो जीरो किधर भी लिखो क्या दिक्कत है, लेकिन हम जनरली प्रीफर करते हैं कि जो संख्या हो हमेशा किधर हो, कोई नंबर्स हो तो हमेशा दाएं साइड हो, राइट हैंड साइड में। इसीलिए मैंने इसको इधर लेकर ऐसे किया है। समझ में आई ना। तो तो हमारा इक्वेशन क्या बन गया, x-2y बराबर जीरो, और दूसरा वाला यहाँ पे दिया है 3x + 4y बराबर 20। तो उसको मैं पहले इससे लिख देता हूँ, दूसरा लिख देता हूँ 3x + 4y बराबर 20, ठीक है ना। अब 3x + 4y बराबर 20 है। इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखो तो क्या करोगे, 3x + 4y, 20 को इधर लेते आओ, मतलब -20 बराबर जीरो। ये सर में दो हमारे क्या होंगे, इक्वेशंस हैं, यानी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस, टू वेरिएबल हैं। अब इसको हमको शो करना है, रिप्रेजेंट करना है इस ग्राफ पे। तो हम क्या करते हैं कि ग्राफ रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, थोड़ा मुश्किल होगा लेकिन फिर भी मैं तुमको बता रहा हूँ। देखो, जो मेरा पहला इक्वेशन है x-2y बराबर जीरो, ठीक है, यहाँ पर लेते हैं। अब x-2y बराबर जीरो है ना, तो अगर हम x की जगह जीरो रख दे, अपने मन से पहले आपको जीरो रखना है, क्या रखना है, जीरो। एक बार जीरो जब x बराबर रख देंगे जीरो, तो ये समीकरण पूरा क्या हो जाएगा, 0-2y बराबर जीरो, यानी -2y बराबर जीरो। y बराबर यहाँ सॉल्व करोगे तो y बराबर क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। मतलब अगर इस लाइन पे जो हमारी लाइन एक बनेगी ना, तो इसमें x का मान जीरो रखेंगे तो y का मान भी क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। ये समझ में आई बात की नहीं, ठीक है। तो एक तो पॉइंट पता चल गया इस लाइन का कि जीरो जीरो है, एक पॉइंट, मतलब ये लाइन जीरो जीरो जरूर होकर जाएगी। तो ऐसे हम पॉइंट निकालते हैं। अब एक्स बराबर एक रखकर चेक करते हैं, एक्स बराबर एक रखोगे, एक्स बराबर दो में रख लेता हूँ, दो। एक रखोगे तो यहाँ पे फिर क्या आएगा, भिन्न में आएगा। तो एक्स बराबर दो रखूंगा तो दो माइनस 2y बराबर जीरो, दो उधर चला जाएगा तो माइनस में, तो y बराबर क्या आ जाएगा, 2/2, यानी y बराबर एक आ गया। तो x का मान दो रखने पर y का मान एक आ गया, तो यानी x का मान दो, y का मान एक, ये अभी एक पॉइंट आ गया। समझ में आ रही बात ना, मतलब दो पॉइंट तो मिल गया कि यार लाइन यहाँ होगी, यहाँ से जाएगी, और कहाँ जाएगी, जीरो जीरो वही पॉइंट है ना। और दो का मान एक मान लो पहले कोऑर्डिनेट में होगा, यानी प्रथम चतुर्थांश में होगा, इसमें पॉजिटिव वाले में। तो लाइन मान लो दो, तुम मानो कि दो का मान एक यहाँ पे कहीं है ना। आ रही बात समझ में।
2,1 यहाँ पर कहिए, तो लाइन इस दोनों से तो जरूर ऊपर जाएगी ना। और हमको पता है कि वो लाइन कैसी है, स्ट्रेट लाइन है, सीधी रेखा है, हम लोग दोनों को जोड़ेंगे इसे। ऐसे लाइन आगे से चलती जाएगी। हालांकि हमें दो ही पॉइंट्स मतलब होते हैं पता करने के लिए। अधिकतम ये सीधी रेखा है तो ऐसे चली जाएगी, ठीक है। यानी जो पहला इक्वेशन है वो कैसा दिखेगा, ऐसा दिखेगा, ऐसा कुछ, उसको ऐसे दर्शाएंगे। तो ऐसे आपको पता कर लेना, पॉइंट्स तक चेक करना है। आप 3 रख कर भी चेक कर सकते हो, मैंने आसान आसान लिया है कि आसानी से पॉइंट मिल जाए। ठीक है, आप इसी प्रकार इसको चेक करते हैं। हमें मैक्सिमम 2 पॉइंट्स मिल जाए, 2 बिंदु मिल जाए तो हमारी लाइन बन जाती है। तो इस लाइन को हम नाम देते हैं ए बी। ठीक है, ए बी कौन वाली लाइन है, ये वाली ए बी है, x-2y = 0। ठीक है, अब दूसरा क्या है, 3x + 4y - 20 = 0। अब इसमें तू x का मान 0 पहले रख, 0 तो तेरे को रखना है पहले, ठीक है, ये समझ। 0 क्या करना है तेरे को भाई, रखना है। तो x = 0 तूने रख लिया। तो जैसे 0 रखा तो ये पूरा 3x क्या हुआ, 0 हो गया। फिर 4y - 20 = 0 तो है ही। तो 4y - 20 = 0, तो 20 उधर जाएगा, यानी 4y बराबर क्या हो जाएगा, 20। तो y बराबर क्या आ गया, 5 आ गया। यानी एक पॉइंट हमको क्या मिल गया, 0,5। मतलब ये लाइन 0,5 से तो जाएगी ही जाएगी। ठीक है, अब इसी प्रकार दूसरा पॉइंट रखे चेक करते हैं। दूसरा देख यहाँ पर ऐसा कि 3, मैं 1 रखता हूँ, ठीक है, 1 रख दे, मान ली x के मान 1 रख दे। तो क्या हो जाएगा, x का मान 1 रखेगा तो 3 एकम 3, 3 गुणे 1 3 हो जाएगा कि नहीं। अब प्लस 4y, x का मान रख दे तो y का मान हमको पता चलेगा, है ना। अपने मन से रखना, ऐसा नहीं कि हमको पता है कुछ। तो ये हो जाएगा 3 + 4y - 20 = 0। अब देख, ए 3 और -20 क्या हो जाएगा, 17 हो जाएगा, -17, और 17 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, 4y = 17। सर मेरा इसको सॉल्व कर लेगा भाई ना, तो 4y = 17। तो y बराबर क्या आ जाएगा, 17/4। समझ में आई बात। तो हमको एक पॉइंट और मिल गया, कौन कौन, मतलब एक बिंदु का निर्देशांक और मिल गया। x का मान 1, तो y का मान क्या होगा, 17/4 अभी निकाला ना। मतलब कि पॉइंट क्या मिल गया, 1,17/4। ठीक है, अब इसके आधार पर हम गेस करते हैं। देखो मैंने तुमको पहले बताया कि ये कोई एक्यूरेट लाइन नहीं है ना। जैसे इधर पॉइंट क्या होता है, तुमको पॉइंट बता दूं यार, ये हमारा 0 होता है, यहाँ पर 1 होता है, ऐसे 2, ऐसे 3, ऐसे 4, ऐसे बढ़ता जाता है। इधर क्या होता है, -1, -2, -3, ऐसे इधर चलता जाता है। यहाँ पर ऊपर 1, 2, 3, ऐसे 4, ऐसे ऊपर चला जाता है। यहाँ पर ऐसे नीचे -1, -2, -3, -4। ठीक है, ये सब तुम जान रहे हो ना। तो 1,17/4 आखिरी बात समझ में। तो इस पॉइंट को हम, और एक ये पॉइंट क्या है 0,5, इस दोनों को हम क्या करेंगे, लाइन पर शो करेंगे। तो दूसरी लाइन हम ले लेते हैं, पॉइंट तो हमको पता चल गया है। ठीक है, दूसरी लाइन हम दूसरे कलर से लेते हैं, दूसरे मालूम है येलो से लेता हूँ। ठीक है, येलो से जब हम लेंगे तो हम क्या करते हैं, 0,5 हमारा कहाँ दिखेगा ये बताओ, 0,5, 0,5 यानी पहले क्वार्टर, 0 x पे 0 और y पर 5, यानी y एक्सिस पे कहीं इधर कहीं होगा ऊपर, यानी y एक्सिस पे इधर कहीं दिखेगा वो पॉइंट। ठीक है ना। मैं मान लेता हूँ कि यह क्या है, 0,5 यहाँ पे। दूसरा क्या है, 1,17/4, यानी x पे 1 है, तो x पे 1 यानी यहाँ पे। और 17/4 को अगर हम मोटा मोटा उसको देखें, मोटा कहाँ पे जाएगा बीच में, एक्यूरेट तो हमें नहीं पता क्योंकि डेसिमल में जाएगा। तो 4 चौको 16, जब 4 से ऊपर से डिवाइड करेंगे तो 4 चौको 16, 4 दशमलव कुछ करके आएगा, मतलब कि 4 से बड़ा और 5 से छोटा रहेगा। ठीक है, एक आंकड़ा हमने ले लिया। तो यानी वो पॉइंट कहाँ हो जाएगा, पहला एक्स पे तो 1 है और वाई पे क्या है, 4 है। तो एक्स पे 1 यानी एक्स पे इस सुविधा में, ठीक है, इस सीरीज में। और वाई कहाँ है, 4, यानी इस कहीं 4 की सीधा में। तो मतलब वो पॉइंट कहाँ पे, यहाँ पे। ठीक है, तो इन दोनों को जोड़ दो, इस लाइन को ऐसे जोड़ दो। आप समझ में आ गया। तो यह लाइन ऐसे बनेगी, ऐसे लाइन बनेगी, मतलब कि ये किसको दर्शाता है, एक सीधी रेखा को दर्शाता है। सीधी रेखा मतलब ऐसे लाइन, ऐसे आगे बढ़ा दो, ऐसे खींच के, ऐसे तीर लगा दो। तीर का मतलब क्या होता है कि लाइन आगे भी बढ़ेगी, और ऐसे मतलब, तो ये हमारा आगे उधर बढ़ा दो, इसको उधर पीछे खींच दो, तो ऐसे हमारी ये लाइन जाएगी। तो यार टेढ़ा तो नहीं लग रहा है, देखो टेढ़ी लग रही है ना। ठीक है ना। तो अब इसका नाम पी क्यू, इसको नाम देता हूँ पी क्यू।
तो ये दो लाइन ऐसे दिख रही है, समझ में आ रही है बात। इसका लाइन का नाम मैंने क्या रख दिया, पी क्यू। देखो यार, मैंने तुमको समझाने का बहुत ही प्रयास किया, तुम समझो या ना समझो तुम्हारे ऊपर है। तो ऐसे ए बी और पी क्यू दो लाइंस हैं, और हमने बताया था कि दो जो समीकरण होते हैं, दो इक्वेशंस होते हैं, दो लाइन को दर्शाते हैं। और मैंने तुमको लाइन भी खींचना बता दिया, कैसे खींचते हैं, एक आंकड़ा दे दिया, एक मतलब क्या बोलते हैं उसको, नहीं बोलते एक मोटा, जैसे ब्रीफ में रफली एक आइडिया दे दिया। और दो लाइंस के उनके पॉइंट में तुमको बताया कैसे तुमको अपने मन से, एक तो जीरो एक दो ऐसे करके एक्स का मान रखो तो वाई का मान आ जाएगा, जब समीकरण में तुम रखोगे तो ऐसे दो पॉइंट्स आ जाएंगे, जितने पॉइंट्स आएंगे उनको हमको कोऑर्डिनेट्स एक्सिस में क्या करना है, रखना है। और दो पॉइंट्स कम से कम चाहिए, क्योंकि दो, जैसे दो पॉइंट्स को मिलाओगे तो लाइन बनती हुई दिखेगी। फिर जब दो लाइंस को बनाओगे उसको आगे पीछे खींच देना, क्योंकि ये सीधी रेखा है ना, जिसकी हम बात कर रहे हैं वो सीधी रेखा है, तो सीधे ही जाएगी, कहीं से मुड़ेगी नहीं, नाचेगी नहीं, ठीक है। तो ऐसे अब देखो दो लाइंस हमारी बन गई। अब देखो कि इसके कितने सॉल्यूशंस हैं, मतलब किसके सॉल्यूशंस, ये दो इक्वेशंस जो बने हैं इनके कितने सॉल्यूशंस हैं। तो भाई सॉल्यूशंस पता करने के लिए इसके कई मेथड होते हैं। एक तो सॉल्व करके, लेकिन एक ग्राफिकली मेथड होता है, ग्राफ से। और मैंने ग्राफ से तुमको अभी जस्ट इसके ऊपर बताया कैसे चेक करते हैं, जहां पर वो पॉइंट्स कट करेगी, जो दो दो इक्वेशंस द्वारा दो लाइन जो दर्शाई गई हैं, ये लाइन जहां पर कट करेंगी तो उनका वही सोल्यूशन होगा। अगर कट नहीं करेंगी तो सोल्यूशन नहीं होगा। अगर एक दूसरे के ऊपर लाइन हो, एक दूसरे के ऊपर वो स्थित हो गई, मतलब कोइंसिडेंट हो गई, तो इनफाइनाइट सोल्यूशन हो जाएंगे। तो इस केस को देखकर तुम्हें क्या लग रहा है, इस केस को देखकर तुमको क्या लग रहा है, इसके कितने सोल्यूशन है। अरे भाई देखो, ये लाइन से यहीं पे बस केवल कट कर रही है, ये जो पी क्यू वाली है और ए बी, देखो यहाँ पर कट कर रही है ना एक जगह, मतलब ये लाइन क्या है, इंटरसेक्टिंग लाइन से। तो कितने सोल्यूशन इसके होंगे, एक सोल्यूशन होगा, केवल एक, मतलब एक प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं तो केवल एक हल होगा। और इसका हल हम कैसे निकालेंगे, इसका कोऑर्डिनेट्स एक्सिस देख लेंगे, इसका कोऑर्डिनेट्स एक्सिस क्या है, मतलब किस कोऑर्डिनेट में पड़ता है, ठीक है। जैसे एक्स का वाई का मान निकालेंगे, वही हमारा सोल्यूशन हो जाएगा बस। लेकिन हमको एग्जैक्ट पता नहीं है कि इसका कोऑर्डिनेट्स एक्सिस क्या है अभी के लिए। अभी के लिए तो बिल्कुल नहीं पता, क्योंकि हमने इसे रफली आइडिया बनाया था। लेकिन अगर हम ग्राफ पे सही से बनाते तो हमको पूरा पता चल जाता। लेकिन तुम ग्राफ पे बनाओगे तुमको पता चल जाएगा इसका क्या एक्स वाई का मान होगा। तो ऐसे ग्राफ के मेथड से हम क्या करते हैं, हल करते हैं या सोल्यूशन निकालते हैं। आ रही बात समझ में नहीं, बात समझ में आई कि नहीं, इतना बताओ। यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो ये बात समझ गया कि जहां पर पॉइंट हमारा लाइनिंग इंटरसेक्ट करेंगे वही सोल्यूशन होता है, यानी दोनों समीकरण का हल होता है, अर्थात एक्स का मान, एक्स और वाई का वही मान होता है, ठीक है। जो एक्स एक्सिस आएगा वह एक्स का मान हो जाएगा, जो वाई एक्सिस आएगा वह वाई वाई का मान हो जाएगा। आ रही बात समझ में नहीं, ये बताओ, कोई दिक्कत हो यहाँ तक। भाई मुझे लगता है कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, फिर भी तुम आप देख लो यार, क्योंकि मैंने एकदम बिल्कुल डिटेल में समझाया है। अब बढ़ते हैं आगे, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, तुम्हारे लिए एक सवाल मैं दे दूं अपने तरफ से, एक सवाल मैं दे दूं। लो भैया तुम्हारे लिए एक सवाल दे देता हूँ, तुम इसको खुद करना, ठीक है ना। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। मैंने लिख दिया है एक्स प्लस 2y माइनस 4 बराबर 0। ये हमारा पहला समीकरण हो गया। दूसरा, 2x प्लस 4y माइनस बराबर बा माइनस 12 बराबर 0। तुमको इन दोनों लाइंस को क्या करना है, रिप्रेजेंट करना है, किस पे, ग्राफ पे। रिप्रेजेंट जियोमेट्रिकली, जियोमेट्रिकली मतलब ज्यामितीय रूप से, ज्यामितीय रूप से का मतलब क्या हुआ, ग्राफ पे, ठीक है। जियोमेट्रिकली बोल दे या ग्राफिकली बोल दे, दोनों बात सेम है, ठीक है भाई ना। आगे बात समझ तुम्हें। तो ये हमारा क्या होगा, जियोमेट्रिकली मतलब जियोग्राफ, क्या बोलते हैं, जियोग्राफिकली, इसमें जियोग्राफी कहाँ से आ गया भाई, ग्राफिकली, ठीक है। जियो इसका ले लिया हमने, ग्राफ इसका ले लिया, जियोग्राफी हो गया। मतलब जियोमेट्री मतलब कि ग्राफ में दर्शाना है। तो इस सवाल को आपको क्या करना है, होमवर्क में करना है यार, इसको तुमको अपने से प्रैक्टिस करनी है, और तुमको बताना है कमेंट में कि इसका सोल्यूशन क्या होगा, ग्राफ के माध्यम से। अगर सोल्यूशन होगा तो बताओ, नहीं होगा तो ही बताओ कि इसका कोई सोल्यूशन नहीं है, ठीक है ना। अब तुमको मैं लेकर चलता हूँ
कुछ जो इसके नए अगला टॉपिक हमारा जो है इसका उस पे, ठीक है। सोल्यूशन समझ में आया ना यार? सोल्यूशन मतलब कि जो हमारा वेरिएबल है, वेरिएबल क्या है, सोल्यूशन का मतलब क्या है, तुमको यहाँ पे सोल्यूशन का मतलब समझा दूं। सोल्यूशन मतलब हल, मैंने समझा रखा है फिर भी। सोल्यूशन मतलब वेरिएबल, वेरिएबल जो हमारे होते हैं, वेरिएबल मतलब चर, वेरिएबल जो एक्स कामा वाई, एक्स कामा वाई की वो वैल्यू, वो वैल्यू जो दोनों इक्वेशन, जो दोनों इक्वेशन दी गई है ना, जो दोनों दोनों समीकरण या दोनों इक्वेशन पे क्या करनी चाहिए, दोनों इक्वेशंस को सेटिस्फाई करे, ठीक ना, सेटिस्फाई होना, समझ रहे हो ना, कि एलएचएस और आरएचएस क्या होना चाहिए, बराबर। तो इसको सोल्यूशन बोलते हैं। कोई दिक्कत? और मैंने तुमको बता दिया कि यार कोई एक ऐसी कोई एक लाइन होती है, जैसे ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर जीरो, मतलब केवल एक ही लाइन है, तो उसके कितने सोल्यूशन होते हैं, अभी मैंने बताया। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर अगर मैं ले लूँ 2x प्लस 5y प्लस 15 बराबर जीरो, इसके कितने सोल्यूशन होंगे बताओ? मैंने तुमको बताया है, इसके इनफाइनाइट सोल्यूशन होंगे। क्या होंगे? इनफाइनाइट। क्योंकि एक लाइन जो होती है वो उसको हम खींच दे तो उस पर इनफाइनाइट पॉइंट होते हैं, और वही उसके क्या होते हैं, सोल्यूशन होते हैं। समझ में आ गया ना? मतलब सेटिस्फाई का मतलब एलएचएस बराबर आरएचएस होना चाहिए, तो कोई दिक्कत नहीं होगी। बढ़ते हैं आगे। और अभी मैंने तुमको बता दिया है कि जो क्या यहाँ पर ऊपर बताया है, देखो ऊपर, कि दो लाइंस अगर इंटरसेक्ट करेंगी तो उनका यूनिक सोल्यूशन होगा, उसको बोलते हैं कंसिस्टेंट। अगर पैरेलल्स होगी तो कहीं कोई सोल्यूशन नहीं होगा, मतलब इनकंसिस्टेंट। और अगर कोइंसिडेंट हो गई तो माना इनफाइनाइट सोल्यूशन होगा, तो उसे भी कंसिस्टेंट बोलते हैं। और डिपेंडेंट उसको बोलते हैं, इसका एक अलग से नाम होता है, क्या बोलते हैं, डिपेंडेंट, है ना। किसको बोल रहे हैं डिपेंडेंट? दो इक्वेशंस को बोल रहे हैं जो जिसके द्वारा दोनों दोनों लाइन दर्शाई जा रही है, रिप्रेजेंट की जा रही है, उस दोनों समीकरण, दोनों इक्वेशंस को बोल रहे हैं डिपेंडेंट, या दोनों समीकरण को बोल रहे हैं कंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंट, ठीक है। समझ में आ रही बात ना, कि दोनों जो इक्वेशंस है वो क्या है, कंसिस्टेंट है आपस में, या इनकंसिस्टेंट है, या डिपेंडेंट है। ठीक है भाई ना। अब एक बात और तुमको बता दूं, जो देखो जो छोटे छोटे पॉइंट्स मैं बताता हूँ उसको तुम दिमाग में रखा करो, है ना, क्योंकि उसी में सवाल में बात में आता है। देखो कहीं कहीं सवाल में ऐसे देगा, पेयर ऑफ इक्वेशंस, मतलब दोनों इक्वेशंस की बात करेगा, पेयर ऑफ इक्वेशंस। अब या तो हो सकता है कहीं कहीं ऐसे भी दे दे, सिस्टम सिस्टम ऑफ इक्वेशंस, मतलब उन्हीं दोनों समीकरण की बात कर रहा है, जो हमारे दो इक्वेशंस हैं उन्हीं की बात कर रहा है। तो पेयर ऑफ इक्वेशंस या सिस्टम ऑफ इक्वेशंस बोले, दोनों का मतलब सेम है, ठीक है। इसको बोलते हैं समीकरण का युग्म, या इसको बोलते हैं सिस्टम ऑफ इक्वेशन, ठीक है। तो दोनों मतलब बात ऐसे जब कहे तो दोनों का मीनिंग क्या है, एक ही है। पेयर ऑफ इक्वेशन, सिस्टम ऑफ इक्वेशन, जैसे एग्जांपल के तुम कोई ले लो, एक्स प्लस वाई बराबर 2, और एक हम क्या लेंगे, 2x माइनस वाई बराबर 5। तो ये जो दोनों इक्वेशन है इनको आपस में क्या बोलते हैं, पेयर ऑफ इक्वेशंस बोलते हैं, या सिस्टम ऑफ इक्वेशन बोलते हैं। आ रही बात समझ में ना? कोई दिक्कत यहाँ तक? ये बताओ, कोई दिक्कत यहाँ तक, कोई दिक्कत हुई? और हमने तुमको जनरल फॉर्म्स का लिखना बताया है ना, a1x प्लस b1y प्लस c1 प्लस बराबर जीरो, a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर जीरो। देखो ऊपर यहाँ पे लिखा बताया है, ठीक है। तो अभी मैं उससे रिलेटेड जो जनरल फॉर्म है, जनरल फॉर्म जो होता है उससे रिलेटेड अभी तुमको एक कॉन्सेप्ट और बता दे रहा हूँ, क्योंकि वही आगे यूज होगा। जनरल फॉर्म, जनरल फॉर्म, ठीक है, समझ रहे हो ना किसकी बात कर रहे हैं? अरे अरे पूरा पेयर ऑफ इक्वेशंस की बात हो रही है, ठीक है। पेयर ऑफ इक्वेशंस टू वेरिएबल, उसी के बात चल रही, तो उसी के बारे में बात हो रहा है, क्योंकि चैप्टर तो उसी के बारे में पढ़ रहे हैं। तो और कुछ थोड़ी आ जाएगा बीच में टपक के। तो a1x
प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। ठीक है ना, ये हमारा क्या है, पेयर ऑफ इक्वेशन या सिस्टम ऑफ इक्वेशन। और मैंने तुमको बताया था कि a1 इज नॉट इक्वल टू 0, b1 इज नॉट इक्वल टू 0, ये सब मैं पहले बता चुका हूँ, तो ये सब नहीं लिखूंगा। ठीक है ना, इसके एग्जाम्पल मैं दे देता हूँ तुमको, बिल्कुल ऐसा ही एग्जाम्पल यहाँ पे लिख देते हैं। 3x प्लस 4y माइनस 5 बराबर 0, 6x माइनस 7y प्लस 8 बराबर 0। तो ये दोनों क्या है, ये दोनों सिस्टम ऑफ इक्वेशंस है। लेकिन अब मैं जो बताना चाह रहा हूँ ये तो बता ही चुका हूँ ना, जो मैं ऊपर यहाँ पे बताया था कि इनके कब ऐसे सॉल्यूशंस होंगे, ऐसे तो मैंने तुमको बताया था कि ऐसे लाइंस के रूप में कब होंगे, तो ये तो तुमको याद ही रखना है ना। अब मैं यहाँ पर बताने जा रहा हूँ आगे कि इस केस में जब तुमको हमको इक्वेशन ऐसे दे दिया हो, इस रूप में हो जनरल फॉर्म में, अगर जनरल फॉर्म में नहीं है तब भी हम उसको जनरल फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे। तो उसको हमको देख कर कैसे बता सकते हैं कि इसके यूनिक सोल्यूशंस होंगे या इसके इनफाइनाइट सोल्यूशन होंगे या इसके एक भी सोल्यूशन नहीं होगा, उसको देख कर कैसे बताएंगे। बस इतना बता सकते हैं इसके इतने सोल्यूशन होंगे या नहीं होंगे, लेकिन ये थोड़ी बता पाएंगे कि इसको सोल्यूशन क्या कौन कौन होंगे। कौन कौन सोल्यूशन होने के लिए उसको इक्वेशंस को हमको क्या करना पड़ेगा, सॉल्व करना पड़ेगा, हल करना पड़ेगा। तो वो हम आगे वाले लेक्चर्स में देखेंगे। लेकिन अभी जो मैं बता रहा हूँ कि दोनों इक्वेशंस को क्या क्या सोल्यूशन होंगे, या अरे क्या बोलते, सोल्यूशन कितने हो सकते हैं, कितने सोल्यूशन। ठीक है, तो अभी मैंने तुमको बताया कि ये दोनों क्या है, ये दोनों रिप्रेजेंट करते हैं टू लाइंस को, दो रेखाएं। बार बार मैं तुम्हारे बात खोपड़ी में डाल रहा हूँ कि दो लाइंस को रिप्रेजेंट करते हैं, और दो लाइंस अगर इंटरसेक्टिंग हुई तो तीन केस बनता है ना। अभी मैंने तीन केस ऊपर तुमको बताया, केस वन ऊपर बताया, केस टू, केस वन केस टू केस, मतलब तीन कंडीशन बनती है। ठीक है, उसके बारे में अब मैं डिटेल में लिख दे रहा हूँ। यार मेरे से सीधी लाइन क्यों नहीं बनती भाई, रूलर इसमें रूलर है क्या कोई। यार ये कहाँ से आ गया, इसको हटाओ भाई, ये कहाँ से आ गया। अबे यार, ये हट क्यों नहीं रहा। अच्छा हट गया, देखो मुझे लगा कि उसे लाइन खींचने के लिए, पता नहीं। तो ऐसे हम कॉलम बना लेते हैं। ठीक है, ऐसे कॉलम बना लेते हैं। पहले केस हमने क्या लिया था कि दोनों इक्वेशन जो है, दोनों इक्वेशन को क्या रिप्रेजेंट करते हैं, दो लाइंस को। और वो क्या है, ए वन एक्स बी वन और जो भी है। तो हम पहला केस लेते हैं कि नो सोल्यूशन, अगर एक भी सोल्यूशन नहीं हो, अरे क्या बोलते हैं, यूनिक सोल्यूशन। यूनिक सोल्यूशन मतलब यूनिक सोल्यूशन, पहले बात क्या होगी, या तो हो सकता है दोनों इक्वेशन से क्या हो, एक केवल एक ही सोल्यूशन हो, मतलब अद्वितीय हल। क्या चीज, अद्वितीय हल। दूसरा केस क्या हो सकता है, दूसरा केस क्या मैंने बताया था कि नो सोल्यूशन, मतलब कोई भी हल नहीं है। यही तो हो सकता है, किसी दो समीकरण को सॉल्व करेंगे तो तीन केस प्राप्त होता है। हो सकता है केवल एक ही हल मिले उसका, कोई एक यूनिक वाला, या तो हो सकता है एक भी हल ना मिले। तीसरा क्या है, इनफाइनाइट, मतलब बहुत से हल मिले, इनफाइट सोल्यूशन। अरे इनफाइट बोल रहा, इनफाइनाइट सोल्यूशन। ठीक है भाइयों, भाइयों और बहनों देखो इधर, तो इनफाइनाइट सोल्यूशन। दूसरी क्या, इस केस में मैंने तुमको बताया था लाइन कैसी रहेंगी, इस केस में लाइंस कैसी रहेंगी, इस केस में जो लाइंस है वो क्या करेंगी, इंटरसेक्ट करेंगी, यानी कि ऐसे होंगी, ऐसे इंटरसेक्टिंग लाइंस होंगी। मैंने यहाँ पर बना दे रहा हूँ इंटरसेक्टिंग लाइंस, और जो हमारा बीच वाला पॉइंट है जहां पर एक कट करेंगे, यही क्या है, यूनिक सोल्यूशन, मतलब यही एक सोल्यूशन है, इसलिए मैंने यहाँ पर क्या किया, कट किया है। ठीक है ना, इसको क्या बोलते हैं, इंटरसेप्टिंग लाइंस। आ ये बात समझ भाई ना, इंटरसेप्टिंग लाइंस। इस केस में क्या होता है, इस केस में तो भाई एकदम बिल्कुल लाइन ऐसे पैरेलल चली जाती है, कहीं भी टच नहीं करती। ठीक है, पैरेलल चली जाती है, ये आपस में क्या है, पैरेलल लाइंस, पैरेलल
पैरेलल लाइंस मतलब समांतर रेखाएं। इस केस में क्या होता है, इस केस में तो गजब ही हो जाता है भाई। इस केस में क्या होता है, दोनों लाइन एक दूसरे के ऊपर ऐसे चपी हुई है, मतलब एकदम एक दूसरे के ऊपर ही है, तो इस केस में इनफाइनाइट सोल्यूशन इसीलिए आता है। ऐसे देखो, ये दूसरी लाइन हो गई, ये वाली क्या हो गई दूसरी लाइन, ये जो यहाँ से यहाँ तक है क्या दूसरी लाइन है, इसी के ऊपर है, नीचे वाली हरी है, ये भी हरी है, ये क्या है पी क्यू है। यार ये बात समझे ना। ए बी पी क्यू, इसको क्या बोलते हैं, इस लाइन को क्या बोलते हैं भाई, को इंसिडेंट लाइन, को इंसिडेंट लाइंस। ठीक है भाई। अब आगे देखो, इस केस में क्या एक चीज और मैंने बताया था कि अगर किसी केस में उस दोनों इक्वेशंस यानी दोनों समीकरण के कोई न कोई हल होगा, और एक भी हल मिल गया है तो अनंत ही, देखो दो ही केस है हल हल के होने की, हल के बोल रहा हूँ देखो, हल या सोल्यूशन होने की क्या है, दो केस बन रहा है कि या तो एक सोल्यूशन होगा या तो इनफाइनाइट होंगे, तो उन दोनों केसों को बोलते हैं कंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट मतलब वो जो दोनों इक्वेशन है वो क्या है, कंसिस्टेंट है। तो यहाँ पर मैं लिख दूं इक्वेशंस, किसकी बात हो रही है, इक्वेशंस की कंसिस्टेंट होने की बात हो रही है ना, क्यों जो पेयर ऑफ इक्वेशन है या दोनों समीकरण हो क्या है, कंसिस्टेंट है। तो इस केस में भी कंसिस्टेंट है, इस केस में कंसिस्टेंट होंगे नहीं होंगे भाई, क्योंकि कोई सोल्यूशन नहीं है, सोल्यूशन होगा तभी कंसिस्टेंट होगा, तो इसको बोलते हैं इनकंसिस्टेंट। ठीक है। इस केस में क्या बोलते हैं, जो दोनों इक्वेशन है उसको बोलते हैं क्या है, वो भी कंसिस्टेंट है। ठीक है। लेकिन इस केस में एक और चीज होता है कि जो दोनों इक्वेशन है उनको बोलते हैं डिपेंडेंट। क्या बोलते हैं, बस इसी केस में डिपेंडेंट बोलते हैं, क्योंकि वो लाइन एक दूसरे के ऊपर क्या है बिल्कुल सटी हुई, इसलिए डिपेंडेंट बोल देते हैं, मतलब निर्भर है। और ये तीन चीज हुई ना, हिंदी में लिखना चाहो तो बोल देते हैं कि दोनों समीकरण क्या है? संगत है, संगत। इसको बोलते हैं असंगत। इसी प्रकार कंसिस्टेंट है, ये भी संगत। और डिपेंडेंट को बोलते हैं कि दोनों क्या है, निर्भर है। इतना तुमको पता चल गया। अब आगे बात कर लेते हैं कि अगर ऐसे इनके कोफिशिएंट के रूप में लिखना हो, मतलब इसको देखकर तुमको बताना, लाइंस तुमको नहीं पता है, अब तुम लाइंस तो बनाने जाओगे नहीं कि कहाँ कट करें कहाँ नहीं करें ग्राफ पे, तो इसको तुमको देखकर डायरेक्ट बताना हो, तो इसका जो केस है वो हमारा होता है पहला वाला केस। पहला वाला हमारा केस होता है वह, अगर यूनिक सोल्यूशन का केस है तो उसमें क्या होगा ना, कि जो हमारा A1 है, A1/A2 ऐसे लिखेंगे, पहले A1 A2 सब तो प्राप्त करना पड़ेगा, A1 A2 इज नॉट इक्वल टू B1/B2। अच्छा नहीं लग रहा है ना, थोड़ा ऐसे लिख दे, B1/B2। इस केस में क्या होगा, इनफाइनाइट सोल्यूशन हो गया, अरे क्या बोलते हैं यूनिक सोल्यूशन, मतलब केवल केवल एक सोल्यूशन। या तो जब ऐसा कभी आएगा तो अभी बताना है कैसे, मतलब तुमको A1 A2 का मान निकालना है, फिर A1 बटा के A2 फिर B1/B2 चेक करना है। अगर दोनों बराबर नहीं आएंगे, तुमको पता चलेगा कि इस दोनों इक्वेशंस को जब हम सॉल्व करेंगे तो हमको केवल एक सोल्यूशन मिलेगा। इसी प्रकार दूसरा देखो, दूसरा जो है इसमें, इस केस में क्या होता है कि A1/A2, A1/A2 इक्वल टू B1/B2 इज नॉट इक्वल टू, यहाँ पर नॉट इक्वल टू C1/C2। ठीक है। इस केस में क्या होता है, जो इनफाइनाइट सोल्यूशन होता है, इस केस में होता है A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज इक्वल टू C1/C2। और ये बात समझ में कि इस केस में तीनों जो क्या होते हैं, तीनों एक दूसरे के बराबर होते हैं इनफाइनाइट केस में। पहले केस में पहले केस में कोई दो चीज को देखना है, A1/A2 और B1/B2 को, तो ये दोनों आपस में क्या होंगे, बराबर नहीं होंगे, तो यूनिक सोल्यूशन। अगर ये दोनों आपस में बराबर है लेकिन तीसरे के बराबर नहीं है, मतलब इसके बराबर नहीं है, ठीक है, तो इस केस में क्या हो जाता है कि कोई भी सोल्यूशन नहीं मिलता है। अगर ये हमारा केस फॉलो हो रहा है कि A1/A2 B1/B2 C1/C2 तीनों बराबर है, तो इस केस में इनफाइनाइट सोल्यूशन मिलेगा। आगे बात समझ में, तो ऐसे हमको पता करना पड़ता है कोफिशिएंट निकाल कर।
ठीक है ना बाबू। अब तुमको एक एग्जांपल दिखाएंगे अभी इस पर। चलते हैं अगले पेज पर। तो ये जो मैं यहाँ पर मैंने ऐसे चार्ट टाइप बनाया है, ये तुम याद रखो, ये समझो कि पूरा चैप्टर का एक क्रक्स है, मतलब मेन पॉइंट है चैप्टर का, है ना। तो एग्जाम्पल लेकर चलते हैं और तुमको बताते हैं कि कैसे चेक करते हैं। जैसे अगर मैं एग्जाम्पल लेता हूँ, 3x + 4y -8 बराबर 0, 2x + 3y बराबर 15। अब तुमको बताना है कि यह सिस्टम ऑफ इक्वेशंस है, मतलब दो समीकरण है, लीनियर इक्वेशन, टू वेरिएबल है। तुमको चेक कर बताना है कि इसके कितने सॉल्यूशंस हो सकते हैं, केवल इतना चेक करना है। तो तुम क्या करोगे, या तो इसके लाइंस खींचो वह देखो, लेकिन हम तो उतना बड़ा करना नहीं जाएंगे, हम सीधे इसका निकालेंगे। इसको पहले हम स्टैंडर्ड फार्म में कन्वर्ट करेंगे। अगर स्टैंडर्ड फार्म में नहीं है, स्टैंडर्ड फार्म में जनरल फार्म, उसमें नहीं है, तो पहले जनरल फार्म में हम इसको कन्वर्ट करेंगे। तो कैसे कन्वर्ट करते हैं। पहली बात तो तुमको लग रहा है कि 3x + 4y - 8 बराबर 0 है, मतलब इस प्रकार दिखना चाहिए, a1x + b1y + c1 बराबर 0। दूसरा क्या है, a2x + b2y + c2 बराबर 0। चेक करने के लिए, क्या चीज करने के लिए, चेक करने के लिए हमेशा ऐसा दिखना चाहिए। जब भी तुम चेक कर रहे हो कि इसके कितने सॉल्यूशंस हैं, इसको पता करने के लिए तुमको हमेशा इसको इस फॉर्म में कन्वर्ट कर लेना, अगर पहले से नहीं है तो। अगर पहले से है तो कोई तो बहुत ही अच्छी बात है। जैसे पहला वाला जो समीकरण है वो क्या है, 3x + 4y - 8 बराबर 0, यह पहले से हमारा है, a1x + b1y + c1 के रूप में। लेकिन जो दूसरा है 2x + 3y बराबर 15, ये ऐसा दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा है, क्योंकि भाई बराबर के उधर 0 दिखना चाहिए। तो बदल देते हैं इसको। तो पहला ऐसे लिख लेते हैं, 3x + 4y - 8 बराबर 0। दूसरा क्या लिख लेते हैं, 2x + 3y, 15 को इधर ले आते हैं तो हो जाएगा -15 बराबर 0। अब देखो दूसरा भी हमारा क्या हो गया, जनरल फॉर्म में हो गया। तो ऐसे ही को कर लेना है। अब तुमको निकाल लेना है a1 और b1 और c1 का मान। तो यहाँ से a1 का मान क्या हो जाएगा, जब इसको कंपेयर करोगे तो a1 का मान क्या है, 3 है, मतलब x के जो आगे वाला है, x का गुणांक, x का कोफिशिएंट, वो है a1। इसी प्रकार b1 बराबर 4, c1 बराबर -8, ये तो तुम जानते हो ना। और a2 बराबर क्या हो जाएगा, 2, b1 b2 बराबर क्या हो जाएगा, 3, c2 बराबर क्या हो जाएगा, -15। ठीक है बाबू। अब तुमको क्या क्या निकालना है, तीन चीज निकालना होता है हमेशा, उसको निकाल कर रख लो, फिर चेक कर लेना। क्या क्या निकालोगे, पहला निकाल लो a1/a2, दूसरा निकाल लो b1/b2, तीसरा निकाल लो c1/c2। अब इसको निकालो, फिर कंपेयर कर लो कि क्या कंडीशन आ रही है। जो यहाँ पर मैंने कंडीशन दी है, अगर जिस जिस अनुसार कोई कंडीशन आए, उस अनुसार हमारा क्या होंगे, उसके उतने सोल्यूशन हो जाएंगे, पता कर लेंगे हम। तो a1/a2, b1/b2, c1/c2 निकालने तीनों को। तो निकालते हैं। a1 क्या है, a1 हमारा है 3, और a2 क्या है, 2। तो ये हो जाएगा 3/2। बस इसको थोड़ा इधर कर देते हैं। तो b1/b2 निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, b1 है 4, और b2 क्या है 3, तो 4/3। अब c1/c2 निकालेंगे, c1/c2, तो यह क्या हो जाएगा, c1 क्या है -8, b1 क्या है -15, तो ये हो जाएगा 8/15, माइनस माइनस हट जाएगा, 8/15। ये अब किसी से कटेगा भी नहीं। तो अब चेक कर लो कि क्या है। तो हम अगर चेक कर रहे हैं तो देख रहे हैं कि भाई a1/a2 b1/b2 के बराबर ही नहीं आ रहा है, मतलब पहले ही पता चल गया कि a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2, बराबर नहीं है ना दोनों। कहाँ बराबर है, अगर देखो c1/c2 को, जो c1/c2 है वो अभी बराबर नहीं है, मतलब तीनों आपस में बराबर नहीं है ना। ये केस बन रहा है ना। अब तुमको ऊपर देख लेना है इसके कितने सोल्यूशन होंगे। ऊपर जो हमने बताया था ये याद कर लेना है। तुमको पता है पहले अगर दूसरे देखो, इन दोनों केस में जो पहला नो सोल्यूशन है और इनफाइनाइट सोल्यूशन, इनके केस में पहला a1/a2 b1/b2 बराबर होना चाहिए। तो दोनों में बराबर होना चाहिए। ठीक है। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ तो बराबर ही नहीं है पहले ही, तो मतलब ये दोनों केस क्या हो गए, खत्म हो गए, इसमें तो कोई नहीं होगा। और ये पहले वाला हम देख रहे हैं कि इसमें केवल दो ही चीज हमको निकालने के लिए पता चल जाए, a1/a2 b1/b2 बराबर नहीं है, तो ये हमारा सोल्यूशन आ गया। c1/c2 से मतलब ही नहीं, वो बराबर है या नहीं है, फर्क नहीं पड़ता। तो मतलब
तुम्हारा कौन सा आंसर, इसे पता चल गया कि a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2, a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2। मतलब इसके कितने सोल्यूशन होंगे, केवल और केवल एक सोल्यूशन होगा, यानी यूनिक सोल्यूशन। आ रही बात समझ में? तो क्या बोलोगे यहाँ पे, तुम लिख दोगे वन सोल्यूशन। ये तो पता चलेगा ना कितने सोल्यूशन हो गए, वन सोल्यूशन। अब उसको तुमको निकालना कैसे होता है कि उस सोल्यूशन क्या है, मतलब उस वेरिएबल का मान क्या है एक्स और वाई का, जो इसको सेटिस्फाई करेगा। तो उसको हम निकालना सीखेंगे किस अगले लेक्चर में, अभी आगे लेक्चर आएंगे, है ना। इतना पता करना आप जान गए। ऐसे ही स्टेप मैंने तुमको बता दिया, कोई भी सवाल आए, कोई कैसा भी आए, तुमको पहले उसको इस फॉर्म में कन्वर्ट कर लेना, इस रूप में दिखना चाहिए। इस रूप में जैसे ही दिखे a1 a2 b1 b2 c1 c2 सबका मान निकाल लो, फिर a1/a2 b1/b2 c1/c2 निकाल लो, फिर कंपेयर कर लो। ठीक है बाबू ना, समझ में आ गया। अब बढ़ते हैं अपने अगले टॉपिक पर। अगला टॉपिक हमारा क्या है, अगला हमने सवाल सवाल ले रखा है ना। तो यार क्या करते हैं, इसको तुमको रहने देते हैं ना, कराएंगे अगले लेक्चर में, क्योंकि काफी ज्यादा समय हो चुका है, लेक्चर काफी बहुत ही लंबा हो जाएगा। तो जितना मैंने समझाया यहाँ तक तुमको समझ में आया होगा। देखो यार, कोई कितना कमजोर हो, इतना मैं बेसिक से समझा रहा हूँ कि तुमको समझ में तो आ ही जाना चाहिए, है ना भाई। तो यहीं तक रहने देते हैं, ठीक है गुरु लोगन, यहीं तक रहने देते हैं भाई। मिलते हैं किसी अगले लेक्चर में, तब तक के लिए आप सभी लोग अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।